और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, सरकार ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अध्यादेश मंजूर किया है और धर्म परिवर्तन रोकने को लेकर के विधेयक लाया जाएगा, ये फैसला किया गया। विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी सरकार ने दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। अपना धर्म मानने का अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन भारत के किसी नागरिक को या राजस्थान प्रदेश के किसी नागरिक को या किसी धर्मावलंबी को ये अधिकार नहीं है वो किसी मेरे अनपढ़ भाई बहन को, आर्थिक रूप से कमजोर भाई बहन को और अन्य किसी तरह से प्रलोभन देकर, झांसा देकर, उसकी अनपढ़ता का, नासमझी का नाजायज फायदा उठाकर उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करावे और उसके पीछे उसका दूषित उद्देश्य है, तो इसको हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की परिभाषा में मानते हैं। और जो कोई भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाएगा वो हमने जो जैसी बताई 1 से 5, 3 से 10 और 2 से 7 वर्ष की सजा भुगतेगा, 25,000, 50,000 और 5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। अगर किसी को धर्म अपना परिवर्तन करना है तो उसको भी अधिकार है। वो 60 दिन पूर्व 60 या 60 जी, अब 60 दिन पूर्व 60 डेज पूर्व अपने संबंधित जिला अधिकारी को एप्लीकेशन दे दे, उसकी मंशा बता दे और वो जांच कर देंगे और उसमें सही पाया जाएगा वो धर्म रूपांतर या धर्म परिवर्तन कर सकता है। लव जिहाद रोकने के भी प्रावधान, लव जिहाद को भी रोकने के प्रावधान है और प्रलोभन देने से संबंधित सभी इसकी डेफिनेशन के अंदर ही आता है। किस राज्य के कानून को मॉडल बनाते हुए आपने ये बनाया? हमने सभी 8-9 राज्यों का समग्र अध्ययन करने के उपरांत उसका कानून, जैसे हमारा भारतीय संविधान बना है, हमने सभी राष्ट्रों के संविधानों को, चाहे लिखित है चाहे परंपरा से इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, जापान, अमेरिका वगैरह में लिखित संविधान है, तो सभी का अध्ययन करके हमने उसका समग्र रूप बनाने का प्रयास किया। अभी कैबिनेट ने पास किया है और आगे किसी विधानसभा में कब रख करके एक्ट माना जाए? आगामी जो भी विधानसभा का सत्र आएगा उसमें इस बिल को पेश करके एक्ट के रूप में पास करेंगे, राज्यपाल के पास जाएगा और जब भी इसकी विधिवत जो भी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये कानून बन जाएगा। अभी लागू नहीं है, अभी लागू नहीं है, अभी इसकी कानूनी, अभी विधानसभा में रखने के बाद ही लागू होगा। अभी तो इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी। आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अब संबंधित विभाग में जाएगा, उसकी जो भी खानापूर्ति पूरी होगी, कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी और फिर जोगराम जी, एक कंफ्यूजन ये है कि ये ऑर्डिनेंस मंजूर किया है या बिल मंजूर किया है? बिल मंजूर किया है, ऑर्डिनेंस मंजूर नहीं किया है। ऑर्डिनेंस जारी होता है, मंजूर नहीं होता ऑर्डिनेंस। ये बिल मंजूर किया नहीं, बिल मंजूर किया है। अगर कहीं भी कहने में सुखने है तो इसको दुरुस्त कर दें। ये बिल को मंजूरी दी है कैबिनेट, मतलब सीधा विधानसभा में आएगा, उसके बाद विधानसभा में भी आ सकता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ये रखा था और उस पूर्व में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पूर्व में ऐसा कानून पारित हुआ था परंतु राष्ट्रपति महोदय से मंजूरी नहीं मिली, इसलिए वापस आ गया, उसको वापस ले लिया है और उसके स्थान पर ये नया बिल लाए। इसमें क्या क्या अलग कानून की जो वो करीब समान दूर कर लिया गया, सब दूर कर दिया, जो भी आपत्तियां थी वो सबको दूर कर दिया। एक लव जिहाद को लेकर के आपने कही, लेकिन जब विवाह या निकाह हो जाता है 2 लोगों के बीच में तो वो तो ऑटोमेटिक धर्म, हम इसको धर्म, हमने हमारा मुख्य उद्देश्य, हमारा जो आज का कानून है वो धर्म, जबरदस्ती धर्म को रोकना है, धर्म को बदलने से रोकना है। धर्म का संबंधित हमारा उससे लव जिहाद का तात्पर्य ये नहीं। अगर वो लव जिहाद के साथ लव एंड लिविंग रिलेशन में रहते हैं वो अलग विषय, अगर वो और किसी करते वो, लेकिन धर्म रूपांतरण जो धर्मांतरण जो करवा देता है उस धर्मांतरण को रोकने का ये बिल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना जरूरत को देखते हुए लाना पड़ा ये बिल? क्या प्रदेश में ऐसे मामले आ रहे थे ज्यादा संख्या में? बहुत संख्या में आ रहे थे, विशेषकर मेरे आदिवासी क्षेत्रों में आ रहे थे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उस एरिया में आते थे, हमारे यहाँ भी बहुत आते थे। सामाजिक व्यवस्था होती थी, कानून व्यवस्था भंग होती थी, अनेक धर्मों में, अनेक समाजों में इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया होती थी और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए भी जरूरी था, इसीलिए लाया गया। तो बीएपी और बीटीपी को काउंटर करने के तरीके के रूप में भी देखा जाए? नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। तो जो प्रलोभन आ रहा है आदिवासी अंचल के लोगों में, उसके लिए तो आप लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, वो भी एक इसका भाग है। क्या जरूरत है? कानून इसीलिए लाने की जरूरत पड़ जाती है कि ऐसे लोग जो है बार बार आदी हो चुके थे, प्रलोभन देते थे, आर्थिक समझबाग दिखाते थे, पता भी नहीं लगता था और उनको रोकने के लिए बार बार अनेक तरह के गिरोह बने हुए थे, उनको रोकने के लिए कानून लाने की आवश्यकता थी, इसीलिए कानून लाए। धन्यवाद। इससे मिशनरीज पर लगाम कसी जा सकेगी? नहीं, मशीनरी का कोई अगर पाइस वर्क करता है तो उसमें कोई रोक नहीं है, वो अपना अच्छा काम करे, संविधान में उसको अधिकार है, लेकिन इस कानून के परिधि में आएगा तो कोई भी हो सजा पाएगा। सजा का प्रावधान और बता दीजिए किस तरीके से? एक पहली बार करते हैं तो 1 से लगा करके 5 साल, मिनिमम 1 साल, अधिकतम 5 साल।
और 15,000 का जुर्माना। अगर दूसरी बार करता है तो उसे डबल सजा होगी, और अगर कोई महिला है, नाबालिग है, तो उसके लिए 3 से 7 साल की सज़ा और 50,000 जुर्माना। और अगर कोई समूह के रूप में करवाता है तो 3 से 10 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माना। मंत्री जी, ये कह रहा हूँ, ये जो एजेंट हैं, दलाल हैं, इस प्रकार धर्मांतरण करवाते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? देखिए, इसको कोई अलग से डिफाइन नहीं किया हुआ, वो समूह के रूप में आते हैं। जो भी धर्मांतरण करवाएगा, सक्रिय रूप से सहयोग करता है, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है, उस सब की जांच के उपरांत अगर वो धर्मांतरण की डेफिनेशन में आएगा तो उसको भी सजा मिलेगी। धन्यवाद जी, बिल्कुल इंतजार करो। जोगाराम पटेल उनसे बात करते हैं। जोगाराम जी, धर्मांतरण को लेकर के कानून लाए, क्या सोच के साथ में और क्या प्रावधान के साथ? राजस्थान प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तरह धर्मांतरण नहीं हो। तो मंत्री जोगाराम पटेल को आप सुन रहे थे। राजस्थान में धर्मांतरण कानून लाया जाएगा, इसके प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही ये खाका जो है अब वो कानून का विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसके बाद कानून का रूप लेगा। बहरहाल हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार मौजूद हैं। अरबाज, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज की कैबिनेट में किए गए हैं? अन्य राज्यों के तुलना करके ये नीति लाई गई है कि उनको मजबूरन बिना ज्ञान के, बिना उनको अज्ञानता में लोग धर्म परिवर्तन करा दिए जाते हैं। उसको लेकर एक नीति तैयार किए गए, अलग अलग कैटेगरीज वाइज उनके सजा का प्रावधान किया गया। कब से लागू होगा, क्या तैयारी है और क्या एक्सरसाइज इसमें? निश्चित रूप से जल्दी होगा, आज हम लाए, आगे ये जाएगा। तो 1 वर्ष जब पूरा होने वाला था तो उपलब्धियों का इंतजार था लोग। निश्चित रूप से 1 वर्ष पूरा होने जा रहा और उसकी तैयारियां हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से तैयारी की गई है, हमारी जो उपलब्धियां हैं वो 15 तारीख को और 17 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उनके सामने रखेंगे। 9 नीतियों की सौगात भी दे। निश्चित रूप से आज 9 नीतियां एक साथ जो दी है, कैबिनेट में मंजूर की है, ये एक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक विजन है, सोच है कि राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाएं। राजस्थान के उत्थान के लिए उन्होंने जो ये लाकर और कैबिनेट में लाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जैसे कि कानून मंत्री हैं, उनसे हमने बात की थी जोगाराम पटेल से। तो ये सारी सिचुएशन है राजस्थान के लिए। इस टाइम बड़ी खबर यह है कि धर्म परिवर्तन रोकने के लिए, जिस हिसाब से जबरन धर्म परिवर्तन है और दूसरी चीजें हैं, उन्हें रोकने के लिए कानून यहाँ पर जो है लाने की तैयारी कर ली गई है। बिल जो है उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद में इसे अगले सत्र के अंदर विधानसभा में रखा जाएगा, जहां इसे बतौर एक्ट के रूप में मंजूरी दिलाने की सरकार की तैयारी है। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से एक इस तरह का बिल जो है पास किया गया था, जिसे बाद में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी नहीं मिलने की वजह से वहां पर वापस भेज दिया गया था। उसी में संशोधन करके जो ब्रीफिंग उसमें मिली थी वो सुधार करके जो है एक तरह से ये बिल अब फाइनली मंजूर किया गया है और कैबिनेट ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है, जिसमें खास तौर पर जो प्रावधान किए गए हैं उसमें कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराने के प्रावधान है, सजा के प्रावधान है, जुर्माने के प्रावधान है, लव जिहाद जैसी बातों का जिक्र यहाँ पर जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कोशिश की जाती है लाभ देकर के, लालच देकर के, या फिर किसी भी समाज के से जुड़े लाभ लेने के लिए जिसमें आरक्षण जैसी चीजें शामिल है, उनका भी निवारण इसमें किया जाएगा। फिलहाल 60 दिन पहले जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जिले स्तर पर या जहां भी ये प्रक्रिया की जाएगी, उससे पहले सूचना देने का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। एक बड़ी एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान के लिए खबर है और 9 नई नीतियों का यहाँ पर एक तरह से बताया गया है कि जिनको कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जिसमें राजस्थान गति पकड़ेगा। स्टेट की जीडीपी को 3 से बढ़ा करके 2025 तक अगर देखा जाए 5 तक और 2047 तक 8 तक ले जाने की यहाँ पर बातचीत भी की गई है। बिल्कुल, पूरी प्रक्रिया बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। अजमेर दरगाह मामले में दावों पर दंगल लगातार चल रहा है और इसी बीच ये खबर आ रही है कि इस मामले में याचिकाकर्ता और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है। रिपोर्ट देखिए। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दाखिल करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली है।
विष्णु गुप्ता को धमकी भरे 2 फोन कॉल किए गए, एक भारत से और दूसरा कनाडा से, जिसमें उन्हें धमकी दी गई कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल कर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब आपकी गर्दन काट दी जाएगी, सिर कलम कर दिया जाएगा। हाँ बताओ क्या चाहते हो आप? बोल रहा हूँ ना, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना, उसे रिकॉर्ड कर लिया, मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, ठीक है? जो इतना फड़फड़ा रहा है ना अजमेर शरीफ दरगाह का लेके, गर्दन उड़ जाएगा, ठीक है? उसका किसका गर्दन उड़ जाएगा? भाई खत्म कर दूंगा। मैं हिंदू सेना का अध्यक्ष हूँ, बताओ भाई क्या चाहता भाई? अभी धमकी नहीं है, ये करके दिखा दूंगा। धमकी के बाद विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस से इसकी शिकायत की और कहा कि मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, हमने किसी की भी भावना को आहत नहीं किया है। मुझे अभी 2 कॉलों से जान से मारने की धमकी दी गई है। एक कॉल कनाडा से आया है, वो कॉलर कहता है कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर ली है और आप ऐसे अजमेर दरगाह का केस फाइल कर लिया तो अब आपकी गर्दन काट दी जाएगी, सर कलम कर दिया जाएगा। और दूसरा फ़ोन इंडिया से ही है कहीं, वो भी ही ऐसी बात दे के धमकी दे रहा है और मैंने इसकी शिकायत 12 खंबा थाने में शिकायत दर्ज करा दी है दिल्ली में। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर की मौजूदगी का दावा करते हुए कोर्ट में केस किया है। 27 नवंबर को अदालत ने उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली, जिसमें दावा किया गया कि दरगाह में एक प्राचीन मंदिर का सबूत है। इस पर अगली सुनवाई 20 नवंबर को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं सीकर में हॉरर किलिंग के 5 साल पुराने मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और लड़की के हत्यारे पिता को मौत की सजा कोर्ट की तरफ से मुकर्रर की गई है। रिपोर्ट देखिए। तो 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है। बाकी आरोपियों में 11 आरोपियों को दोषी करार दिया गया और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। आखिरकार 2019 का ये पूरा का पूरा प्रकरण जिसे लेकर के कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर दी और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 5 साल पुराने मामले को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हत्यारे पिता को मौत की सजा सुनाई गई। बाकी 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 3 आरोपियों को बरी भी कोर्ट की तरफ से किया गया। यह पहला मामला जब सीकर में ऑनर किलिंग के मामले में इतनी बड़ी सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया गया है। आज ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। आपको बता दें कि 5 साल पहले पिता ने साथियों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी की जघन्य तरीके से हत्या कर दी थी। दोनों का शव पहाड़ियों में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में कोर्ट में चालान पेश किया, तफ्तीश पूरी की और कोर्ट में 59 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किए गए। उसके बाद कोर्ट की तरफ से अपना डिसीजन, अपना फैसला दिया गया। दौरान अन्वीक्षा 67 गवाहन की इस 69 गवाहन के इसमें बयान लिखबद्ध हुए और 270 दस्तावेज इसमें प्रदर्शित करवाए, जिसके अंदर घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी शामिल थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद में आज माननीय न्यायालय एडीजे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 1 सीकर के विद्वान न्यायाधीश श्रीमान महेंद्र प्रताप सिंह जी बेनीवाल ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी राम गोपाल को इस जघन्य हत्याकांड के लिए डेथ सेंटेंस दिया है, मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है। जो अन्य आरोपी जो इन दोनों हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे उनको 302, 364, 120 201, 149 सपठित 302 में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है और अलग अलग अर्थदंड से इनको दंडित किया है। भारत की इस न्याय प्रणाली से मैं पूर्णतः पहले संतुष्ट था। मुझे पूरा विश्वास था कि ये फैसला एकदम न्याय संगत होगा और आज हमें न्याय मिली है। मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से। जो इन दो निर्दोष व्यक्तियों की जो निर्मम हत्या की है इन हत्यारों ने, उनको आज जो सजा मिली है, इसके लिए मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। सबसे जघन्य हत्याकांड में आज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने इस पूरे मामले में लड़की के पिता को सजा-ए-मौत का ऐलान किया है। वहीं 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पूरा कसूर इतना था कि लड़की ने एक युवक से प्रेम किया था और इसी से खपा होकर परिजनों ने युवक और लड़की दोनों की हत्या कर दी थी। बहरहाल इस पूरे मामले में कोर्ट के फैसले पर सबकी नज़र थी और कोर्ट के फैसले ने ये साबित किया है कि ऐसे मामलों में इसी तरह की सज़ा मिलती रहे तो बदमाश अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। उधर धौलपुर जिले के सेपू उपखंड के परोआ गांव में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। विभाग के कर्मचारियों ने बिना कनेक्शन कंप्लीट किए 7 परिवारों को बिल थमा दिए हैं। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। 7 महीने से सेपू बिजली विभाग के कनेक्शन का चक्कर काट रहे हैं। सेपू डिस्कॉम ने लोगों के घरों में बिजली कनेक्शन की फाइल जमा कराने पर मीटर तो लगा दिए हैं, लेकिन कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर से केबल में कनेक्शन आज तक नहीं जुड़ा है। 7 महीने से पीड़ित डिस्कॉम दफ्तर में कई बार शिकायत की, लेकिन मनमानी का आलम देखिए। घरों के बाहर लगे मीटर शोपीस बनकर रह गए हैं। बिना मीटर रीडिंग, बिना कनेक्शन और घरों में बिना लाइट जले ही 7 परिवारों को हजारों रुपए के बिल थमा दिए। हमने घरेलू कनेक्शन करवाया है और 7 महीने से सेपू बिजली विभाग के कनेक्शन का चक्कर काट रहे हैं और मीटर लगा है, केबल लगी है। बीते कई महीने से परिवार डिस्कॉम ऑफिस में फाइल जमा होने के बाद घरों में रोशनी के सपने देख रहे हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। अभी तक केबल मीटर से जुड़ी भी नहीं है और कागजों में ही मीटर चल पड़े हैं और बिल थमा दिए गए हैं। पीड़ित परिवार तो मीटर लगने के बाद सिर्फ कनेक्शन जुड़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही मामले को लेकर लोगों ने विद्युत निगम के सेपू ऑफिस से शिकायत की। मीटर लगा है, केबल लगी है, बीपी रखी नहीं गई है, एबीसी किसी नहीं है, कनेक्शन जुड़ा नहीं है, रीडिंग में मीटर में रीडिंग है ही नहीं और क्या कहते हैं बिल आ गया 2 महीने का। तीसरा महीने का 12 तारीख को फिर आ जाएगा। कोई भी विभाग का आदमी सुन नहीं रहा है। वहीं एईएन पुष्पेंद्र चौधरी ने लोगों की फरियाद सुनी। पुष्पेंद्र चौधरी ने कहा कि मामले में जेईएन से बात की है, जल्द कनेक्शन जोड़े जाएंगे, सप्लाई चालू करा दी जाएगी। साथ ही बिना कनेक्शन जोड़े गए भेजे गए बिल का भी समाधान होगा। उन्होंने बताया था कि पहले जब कनेक्शन करने गए थे उस टाइम लाइन खींच के और मीटर भी लगा दिए गए थे। ठीक है, बादल में कोई विवाद होने के कारण शायद इनकी हो सकता है केबल उतार ली गई हो। मसलन अब एईएन से मिलने के बाद परिवारों को घरों में सप्लाई जल्द चालू हो जाएगी। उम्मीद है कि अब 7 घरों में रोशनी के दिए जलेंगे और घर का हर कोना जगमग होगा। धौलपुर से हरिवीर शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी में चलाए गए सदस्यता अभियान के आंकड़ों को देखा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल का क्रेज देखने को मिल रहा है। आखिर कैसे, रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में 7 विधानसभा उपचुनावों के नतीजों के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री का क्रेज देखने को मिला है। इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का करिश्माई जलवा भाजपा के सदस्यता अभियान में दिखाई दिया है और आंकड़ों को देखा जाए तो 87,000 से ज्यादा सदस्य बनाकर सांगानेर विधानसभा सभी 200 विधानसभाओं के टॉप पर काबिज हो गई है। राजस्थान में दूसरे स्थान पर भीलवाड़ा जिला है, जहां पर 3,31,000 सदस्य अब तक वहां बने हैं। ऐसे ही सीकर, अजमेर, जालोर, पाली, अजमेर शहर, चित्तौड़गढ़, ये हमारे जो संगठन की दृष्टि से 44 जिले हैं, उनमें टॉप पर इनका रहा है। आइए देखते हैं किस विधानसभा में भाजपा के सदस्य कितने बने। टॉप 5 विधानसभा सीटों के आंकड़ों की बात करें तो सांगानेर में 87,000 सदस्य बने, सांगोद में 86,000 सदस्य बने, विद्याधर नगर में 84,000 सदस्य बने, वहीं आदर्श नगर में 80,000 सदस्य, तो अजमेर नॉर्थ में 76,000 सदस्य बने हैं। वहीं सबसे कम सदस्यों वाली विधानसभाओं की बात करें तो बसेड़ी में 7,426 सदस्य बने हैं। उधर घाटोल में सिर्फ 6,815 सदस्य ही बने। सितंबर से शुरू हुए बीजेपी के सदस्यता अभियान को प्रदेश में जिस तरह की गति से चलना चाहिए था वो रफ्तार अभियान नहीं पकड़ पाया, लेकिन इसी बीच कुछ विधानसभा सीटों में बहुत ही बेहतर काम हुआ। राजस्थान में 1.25 करोड़ के लक्ष्य के बीच अब तक लगभग 85 लाख सदस्यों का आंकड़ा राजस्थान भाजपा ने छुआ है। डिप्टी सीएम
दिया कुमारी का विधानसभा क्षेत्र टॉप में तीसरे नंबर पर है, तो उधर धौलपुर जिलों की सीरीज में सबसे निचले पायदान पर है। अभी हमारा 68 लाख तो ऑनलाइन रजिस्टर हुआ और लगभग 20 लाख ऑफलाइन है, तो मैं सोचता हूँ कि 85 लाख 88 इतना हमारा पहुँच गया। राजस्थान भाजपा भले ही अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाई हो, लेकिन इस परफॉर्मेंस में मुख्यमंत्री ने अपनी भूमिका को मुख्य जरूर बना दिया है। उन्होंने सदस्य बनाने में नंबर 1 बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी